बीसी केमिस्ट्री। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरे चैप्टर केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं आपका सिलेबस है, हम उन सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर कि जो भी टॉपिक है आपके, जो भी चैप्टर्स हैं वो पूरे इसमें हम लोग कंप्लीट कवर कर सकें, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मेरी सारी वीडियोस को आप लास्ट तक देखेंगे, सो दैट कि एक पर्टिकुलर वीडियो में हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो सके। हम सारे चैप्टर पूरे कंप्लीट करेंगे, मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी आप देखना और प्लीज़ पूरी वीडियोस को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड सो दैट यू कैन कंप्लीट योर होल सिलेबस बाय यूजिंग यूट्यूब चैनल, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन, ठीक। इसमें हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे इसमें, आज हम जो कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वो आता है सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन के बाद तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज बेसिकली डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म या प्योर फॉर्म, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? व्हेन इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more pure substances। देखो सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं। इफ अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट देन इट वुड बी नोन एज ए बाइनरी। एंड अगर कोई सॉल्यूशन तीन कंपोनेंट करता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंटेन करता है, तो इट विल बी टर्नरी। एंड इफ इट कंटेन्स फोर पार्टिकल्स या फोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट वुड बी नोन एज ए क्वाटरनरी, ठीक है। तो ये कुछ मतलब बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, तीन चार चीजें होती हैं जो कि सॉल्यूशन को कंटेन करते हैं। इसमें क्या है, इफ अ सॉल्यूशन contains two constituent, then it is binary. If it contains three constituent, then it is ternary. And if it contains four constituent, it is quaternary। तो ये मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन इस तरीके से वैरी कर सकता है। तो बेसिकली जो चीज हमें समझनी है, सॉल्यूशन में दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एज वी ऑल नो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज कंप्राइजेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कंप्राइजेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब हम बात करते हैं सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट्स क्या होते हैं? सॉल्यूट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, lesser quantity in solution, and in this whole chapter it will be represented as B। and solvent क्या होते हैं? solvents are those substances which is present in the higher quantity, and in this chapter we are going to represent by A, ठीक है, represent it by A। तो ये है आपका solution। solution is a combination of two terms, solute and solvent। solute को पूरे चैप्टर में हम B से डिनोट करेंगे और solvent को A से। ये ध्यान रखना, वजह क्या है इसकी, क्योंकि जब आप आगे न्यूमेरिकल करेंगे या फिर आगे की जो डेरिवेशंस करेंगे, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स जो हम बात करने जा रहे हैं, अगला देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया, हमारे पास गैसेस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट जो होता है वेरी करते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए आपको। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, वेरियस टाइप होते हैं सॉल्यूशन के। लेकिन अब जो हम चीज करने जा रहे हैं, जो हमारा अगला टॉपिक आता है, इट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी क्या चीज है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आने वाला है, जिसका नाम है
हेनरीज लॉ। लेकिन पहले सॉल्युबिलिटी समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज है, व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब अगर कोई मुझे हिंदी में पूछता है तो उसका मतलब होता है घुलनशीलता। मीन्स कोई चीज कितनी डिसॉल्व की जा सकती है, कोई चीज कितनी घोली जा सकती है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितने भी सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इट इज डिफाइंड एज द amount of solute gets dissolved in per 100 gram of solvent। ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी। क्या है ये हमारा सॉल्युबिलिटी। अब उसके बाद हम बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी हो गया एट अ गिवन टेम्परेचर, दिस इज सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी या किसी चीज के घुलना ना 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ सोल्यूट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन हो गए, जो इनके अंदर के बॉन्ड हो गए। क्योंकि अगर इनका नेचर होगा एक दूसरे को डिसॉल्व करने का तभी कोई चीज डिसॉल्व होगी। जैसे ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक चीजें ही डिसॉल्व करेंगी, दैट मींस कि जो इंटर एटॉमिक इनका इंटरेक्शन है दैट शुड बी कंडीशनेबल। ठीक है, तो इसका मतलब फैक्टर्स जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, किस किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सोल्यूट हो गया, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद आपका हो गया टेम्परेचर। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो दीज आर दी फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। अब सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी सॉल्यूशन को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, गैसेस लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। तो ये कुछ मतलब नॉर्मल टर्म्स है, इसको आप जस्ट गो थ्रू इट बाय योर एनसीईआरटी, आप उसको देखेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम भी होता है, ये सब चीजें भी हमें देख के चलना पड़ता है। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन कैन आल्सो फर्दर बी क्लासिफाइड एज द काइंड ऑफ लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, गैसेस लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। तो ये वेरी करते हैं या फिर कंडीशन के हिसाब से चेंज करती रहती है इनकी सॉल्युबिलिटीज। अब हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें 10 में से 9 बार ये मिलेगा एग्जाम में। हेनरीज लॉ, उसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने सॉल्युबिलिटी की बात करी तो देयर आर सर्टेन गैसेस, ये सॉल्युबिलिटी जो हेनरीज लॉ है बेसिकली ये लॉ बनाया गया गैसेस की सॉल्युबिलिटी को लेके। ठीक है, कि गैसेस किस तरीके से डिसॉल्व की जा सकते हैं लिक्विड में। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी की, तो ये आता है फैक्टर प्रेशर के ऊपर, कि प्रेशर किस तरीके से एप्लीकेबल होता है हेनरीज लॉ में। तो इस लॉ के हिसाब से ये बात कही गई कि द अमाउंट ऑफ अ गैस which get dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure applied on it। मतलब किसी भी लिक्विड में गैस कितनी डिसॉल्व होगी ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप प्रेशर कितना उसके ऊपर अप्लाई करें। हायर द वैल्यू ऑफ प्रेशर या हायर द प्रेशर हायर विल बी डिसोल्यूशन, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिसोल्यूशन होगा। तो हेनरीज लॉ के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हेनरी लॉ क्या है, according to this law the amount of gas get dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure applied on it। higher the value of pressure higher will be dissolution। तो वही चीज मैंने यहाँ मेंशन करी है, according to this law the amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure applied on it। that means m is directly proportional to p, m is equal to kh into p, kh is known as the Henry's law constant, और in terms of mole fraction this formula becomes this, क्योंकि न्यूमेरिकली यूज होने वाला है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसकी हम बात करेंगे एप्लीकेशन और लिमिटेशन की, ये आप लोग खुद करेंगे, थ्योरेटिकल सेक्शन है
और एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे पूरा सेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। इन केस अगर पढ़ने के बाद आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, मैं इसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में आती है, इसकी एप्लीकेशन मैं आपको वैसे एक दो बता देता हूं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 गैस डिसॉल्व की जाती है विद वेरी हाई प्रेशर। इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि थोड़ा भी अगर आप उसको शेक करके ओपन अप करोगे तो वो बाहर निकल के गिर जाएगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि तेरे हिस्से की गई, तो तेरे हिस्से की ऐसे ही जाती है। इसमें ये होता है कि भाई आपके हिस्से मतलब प्रेशर के साथ गैस रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जो कोल्ड ड्रिंक है आपके बाहर निकल के गिर जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। उसके अलावा एक बीमारी होती है बेंट, एक होती है एनॉक्सिया जो हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों को होती है। डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो विद एजिंग देयर थिंकिंग कैपेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से उनको एक बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ऐसे ही एक और बीमारी है बेंट जो कि स्क्यूबा डाइवर्स को होती है। तो ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट। इनकेस अगर प्रॉब्लम होते है फिर भी तो आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये है आपका हेनरीज लॉ, ठीक है। अब हेनरी लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया 10 में से 9 पेपर में ही आएगा इसकी एप्लीकेशन और हेनरीज लॉ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नया टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंटेज हो गई, वॉल्यूम परसेंटेज। दीज आर द टर्म्स which some of which we have discussed in 11th क्लास। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बेसिकली 3 टॉपिक करेंगे जिसका यूज पूरे चैप्टर में होगा, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होने वाला है। सबसे पहला टॉपिक आता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या चीज है? मोलैरिटी बेसिकली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मींस इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व per liter of solution, that is molarity is equal to NB। NB क्या है? number of moles of solute, volume in liter, और this formula can get converted into, क्योंकि NB क्या है? number of moles of solute, formula क्या होगा? weight of solute over molecular weight of solute into volume in milliliter into 1000। This is the formula we have for molarity, and molarity of the solution changes with the change in temperature। molarity solution के टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। याद रखना NB यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और NB का जो फॉर्मूला होगा वो होगा WB ओवर NB, ठीक है। WB क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट। ये सब आगे टॉपिक्स जो आएंगे उसमें यूज होने वाला है, इसलिए इसको ढंग से समझेंगे। वेट ऑफ सोल्यूट, और NB क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये है मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर इन टेम्परेचर। तो ये मोलैरिटी हो गया। दूसरा आता है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैलिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा मोलैलिटी हो गया। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां केजी करेंगे। अब दिस फॉर्मूला अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू WB ओवर MB इनटू WA इन ग्राम्स इनटू 1000। ये है आपकी मोलैलिटी। यहां पे WA क्या है? WA वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। सॉल्यूशन की मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। मोलैलिटी डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर
इसी वजह से इसका क्वेश्चन आता बोर्ड में, जो कि कई बार आया हुआ है कि विच इज प्रिफर्ड मोर, मोलैलिटी और मोलैलिटी फॉर अ सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दो दोस्त हैं, आप किस पे विश्वास करेंगे, जो चेंज होता है उस पे, जो बदलता रहता है उस पे, या जो नहीं बदलता उस पे? तो आप ऑब्वियस है कि बोलेंगे जो नहीं बदलेगा उसी पे हम विश्वास करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से किसी भी रिएक्शन में आप प्रिफर किसको करेंगे? प्रिफर उसको करेंगे जो चेंज नहीं होता, दैट मीन्स मोलैलिटी। मोलैलिटी इज प्रिफर्ड मोर ओवर मोलैलिटी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। तो ये दो टॉपिक हो गए हमारे। अब हम इसका लास्ट टॉपिक करते हैं जो कि है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन के बारे में जब बात, मोलैलिटी क्या है? सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेगा। मोलैलिटी क्या है? सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, ये सॉल्यूशन से एक्सप्रेस नहीं होता, ये एक्सप्रेस होता है कंपोनेंट से। अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है कि अगर किसी कंपोनेंट का, सबसे पहले तो समझना है किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड as the ratio of number of moles of all the components, ratio of number of moles of that component to the total number of moles of all the components present in the solution. That is, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट है, मान लो A, B, C, तीन कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B and C. मोल फ्रैक्शन ऑफ B वुड बी NB ओवर Na प्लस NB प्लस NC। और जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकालोगे तो ये होगा NC ओवर Na प्लस NB प्लस NC। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये आपका मोल फ्रैक्शन है। और एक चीज और समझनी है आपको, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन कौन से होते हैं? अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नोन एज द बाइनरी सॉल्यूशन। तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन chi A प्लस chi B इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस रिलेशन का यूज करते हुए सपोज करो आपको कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, उसमें ना बेंजीन और टोलिन किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रखे हैं, आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को कैलकुलेट करेंगे। मान लो आपने chi A सॉल्व कर लिया, chi A सॉल्व करके 0.4 आ गया, तो आपको ना B के लिए अलग से न्यूमेरिकली दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप बस उसको माइनस करो, 1 माइनस 0.4, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए वीडियो कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको घर बैठे बैठे ये लगे कि हाँ हम कोचिंग में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं इसके पूरे कंप्लीटली नोट्स राइट डाउन करता हूँ, यहाँ लिखवाता हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो दूसरे वीडियोस के तरह बस एग्जांपल्स देके निपटा दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग देखो, इसको समझो अच्छे से। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, या ये चीज हमें समझ में नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, प्लीज मेरी वीडियोस को मतलब अच्छे से कंप्लीटली देखिए। आई मेक श्योर कि मतलब आपको ये पूरा आपका पूरा सेशन 12th का घर बैठे बैठे कंप्लीट हो जाएगा, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं। ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरी सारी वीडियोस को पूरा देखिएगा, उसमें मैं कुछ ना कुछ नया टॉपिक बता देता हूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। फिर मैं इसके बाद हर चैप्टर की क्वेश्चन वाइज भी वीडियोस बनाऊंगा। तो प्लीज आप इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सब चीजें देखिए। ठीक है, और जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर कीजिए इसको। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।